बृहस्पति का जीवन कैसा रहता है? बृहस्पति का जीवन बहुत सुकून भरा है, मतलब सुकून इन द सेंस कि एक तो क्रिएटिव काम करने का मौका मिलता है। देन देर इज अ थीम दैट कंटिन्यूज फ्रॉम द पुनर्वसु साइड इज इलोपमेंट ऑफ पत्नी का छोड़ के चले जाना और फिर वापस आना। तो जिस तरह से बृहस्पति थे उस तरह से बहुत तेजी से उन्होंने वो सारी चीजें, वो सारे वेद शास्त्र जो कई सालों लगते लोगों को सीखने में, वो बहुत जल्दी सीख गए। अंगिरस जो है ना, वो वन ऑफ द ब्रह्मास पुत्र, अंगिरस की हम लोग ने बात की थी। अब अंगिरस की पत्नी है शारदा। अंगिरस का विवाह शारदा से होता है, ठीक है। ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक पुत्र जो है वो अंगिरस है और उनका विवाह शारदा से होता है। शारदा और अंगिरस को एक संतान होती है, उथाया नाम का उनका एक पहला पुत्र होता है। लेकिन जो अंगिरस होते हैं ना, उनका जो उथाया पुत्र होता है, ही इज वेरी एवरेज। एवरेज इन द सेंस कि वो बहुत ज़्यादा लेकिन ज्ञानी है, इंटेलेक्ट में है, लेकिन सीख जाते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा वो नहीं है, फास्ट नहीं है, क्विक नहीं है चीज़ों को लेकर के। इस बात से अंगिरस बड़े मतलब वैसे रहते हैं कि लेकिन ना मेरा संतान जो है, मेरा पुत्र जो है, अब वो देख रहे थे कि भाई मरीचि को, कश्यप को ऐसी ऐसी संतानें हो रही है सूर्य जैसी, और हमारा ये निठल्ला इस प्रकार से मतलब होता है कि मतलब इसको समझाने में 5 बार समझाना पड़ता है चीज़ों को लेकर के, स्क्रिप्चर्स को लेकर के। तो ही वॉज वेरी लाइक ना मेंटली लाइक ना बड़ी खुश नहीं थे अपने संतान से, अंगिरस। सो अंगिरस ने क्या किया, अंगिरस नारद मुनि से मिले। नारद मुनि से बोलते हैं कि नारद जी ऐसा सा है। तो नारद कहते हैं कि यू शुड व्हाट यू शुड डू इज कि यू शुड प्रे टू अग्निदेव, बिकॉज अग्निदेव अगर आपको वो देंगे, वरदान देंगे कोई भी चीज़ का, तो ही विल गिव यू अ संतान जो कि बहुत ही इंटेलेक्चुअली हाई उसमें होगी। सो दैट इज वेयर अंगिरस स्टार्ट्स प्रेइंग टू अग्निदेव एंड ही डज वन होमा, जिसको बोलते हैं अंगीकारकाय, ठीक है। उस प्रकार का एक हवन करते हैं और उस हवन के फलस्वरूप अग्निदेव प्रकट होते हैं एंड अग्निदेव से फिर वो ये एक संतान का विश करते हैं जो कि बुद्धि और इंटेलेक्ट में बहुत उन्नत हो। उस बुद्धि और इंटेलेक्ट के वरदान की वजह से उनकी जो पत्नी होती हैं वो शारदा, वो कुछ ही महीनों बाद प्रेग्नेंट हो जाती है एंड दे इवेंचुअली गिव बर्थ टू बृहस्पति। उसको उनका एक दूसरा नाम है अंगीकारकाय, मतलब जो अग्नि के कार्य से प्रकट हुए, अंगीकारकाय बृहस्पति का दूसरा नाम। और फिर सारे देवी देवता जो है वो प्रकट होकर के अंगिरस के घर में वरदान, मतलब वरदान के आशीर्वाद देते हैं और अंगीकारकाय को एज अ नाम देते हैं बृहस्पति का, और इसको नवग्रहों की एक उपाधि देते हैं। बृहस्पति बहुत छोटी सी उम्र में ही बहुत इंटेलिजेंट थे। अग्नि का बल जितना व्यक्ति के अंदर ज़्यादा होता जाएगा, ये कहने का एक तरीका है कि उसके अंदर की बुद्धि तेज होती जाएगी, उसका विवेक तेज हो जाएगा। जितना ज़्यादा अग्नि होगा उसका वो प्रोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। सो जिस तरह से बृहस्पति थे उस तरह से बहुत तेजी से उन्होंने वो सारी चीज़ें, वो सारे वेद शास्त्र जो कई सालों लगते लोगों को सीखने में, वो बहुत जल्दी सीख, और सीखने के पश्चात वो इस लेवल पे आ गए कि जब उन्होंने इंद्र के समक्ष, मतलब जो नारद मुनि थे, उन्होंने इंद्र को बोला कि तुम बृहस्पति को अपना एज अ गुरु बनाओ। और गुरु बनाने, अब वही है कि एक तरफ कश्यप से जन्म ले रहे हैं, उसी टाइम फ्रेम में साइमल्टेनियसली बृहस्पति का जन्म इधर हो रहा है, और इंद्र ने फिर बृहस्पति को एज अ अपना वो बनाया, गुरु बनाया, और हर छोटे मोटे डिसीजंस, हर बैटल और उसके लिए वो राय बात उनके करने के लिए एज अ उनके लिए तत्पर हुए। और बृहस्पति ने गुरु दक्षिणा में एज अ स्कूल मांगा कि लाइक ना हम स्कूल के लिए अपना स्कूल स्टैब्लिश करना चाहते हैं उसके लिए, और इंद्र को देने में कोई दिक्कत नहीं हुई, इंद्र ने वो सारी चीज़ें दे दी। इस प्रकार से गुरु, या कह लीजिए गुरु के रूप में बृहस्पति स्थापित हुए इंद्र के कोर्ट में। अंगिरस तो काफ़ी खुश हुए, और बृहस्पति को, अब ये माता पिता इनके तो थे, तो देवर लाइक कि चलो ठीक है, लड़का सेटल हो गया है हमारा, इंद्र के कोर्ट में भी बैठने लग गया है, तो अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो दे मैरिड बृहस्पति टू तारा। तारा का अच्छा वर्णन नहीं है, थी तारा का ये वर्णन नहीं है कि कहाँ पे है, बट इट वॉज प्रपोज बाय नारद कि ना इनका विवाह जो है ना वो तारा से करा जाए। और इस तरह से अंगिरस
ने अपना प्रपोजल ले जा करके तारा से मिले, ब्रह्मा से बात करके उन्होंने तारा के साथ में इनका विवाह निश्चित किया। दोनों का विवाह हो गया, दोनों तारा और बृहस्पति उसी स्कूल उसी आश्रम में रहने लग गए। और इसके बाद वो जैसा कोई भी इशू होता तो वो तारा के साथ में अपना जीवन व्यतीत कर। बृहस्पति और तारा की संतानें हुई, ठीक है। उन संतानों के नाम भी है। संतान का पहली जो संतान उनके तारा हुई मालूम है? बृहस्पति की संतान का नाम क्या है? एक संतान का नाम है कच्छ। कच्छ की कथा शुक्रदेव के उसमें है। दूसरी जो संतान हुई है उसका नाम जामवंत है। और जामवंत लिखना हाफ ह्यूमन और हाफ भालू के फॉर्म। सो ही इज द सेम जामवंत जो आपको रामायण में मिलता है। तो ही इज अ सन ऑफ बृहस्पति। कच्छ की कथा है नहीं, कच्छ की कथा तुमको शुक्र के उसमें मिलेगी। कच्छ का इंपॉर्टेंस क्या है। एक और पार्ट आता है जो बृहस्पति की स्टोरी के साथ लिंक्ड है, वो है ये कि बृहस्पति के आश्रम में ही एक इंद्र ने एक उसको असाइन किया था, एक अप्सरा कह लो जो मेडन के रूप में काम करती थी वहाँ पे। उसका नाम पुंजालिका था। पुंजालिका नहीं बोलते, पुंजिका स्थला, पुंजिका स्थला करके उसकी मेड थी। एंड वो मेड क्या बहुत समय तक बृहस्पति के साथ थे, तो शी वॉज लाइक had a huge respect for Brihaspati. But one day what happened is she went for taking flowers from the forest and वो तो वहाँ पे उन्होंने दो गंधर्व लोग को लाइक ना प्रेम करते हुए देखा। एंड शी couldn't not लाइक वो अपने वो थॉट नहीं खो पाई कि लाइक ना ये लोग को देख करके शी लाइक stood still and उन्होंने वो देख करके फिर वो लोग चले गए एंड देन शी केम बैक। बट बिकॉज ऑफ दैट विजन she was like totally consumed in that thought and वो आकर के बृहस्पति को बोलती है कि बृहस्पति आप मेरे से संतान उत्पन्न करिए, मेरे से प्रेम कीजिए। तो बृहस्पति वाज लाइक कि तुम क्या बोल रहे हो, ये एक ना तुम तो दासी हो और ये वो और इस तरह से। एंड शी लाइक वेंट ऑन टू होल्ड बृहस्पति एंड व्हेन शी डिड दैट शी गॉट कर्स्ड बाय बृहस्पति। तारा वाज नॉट एट दैट टाइम देयर, सो बृहस्पति कर्स्ड हिम कि तुम ला ऐसे जानवरों जैसी हरकतें कर रही हो तो तुमको श्राप ये मिलता है कि तुम जानवर के रूप में ही पैदा होगी, एज अ बंदर के रूप में धरती में, मतलब धरती कह लो कि पैदा होगी एज अ जानवर, एज अ वानर। तो वो जब उसको श्राप मिल जाता है तो वो रोने लग जाती है। तब तक तारा भी आ जाती है। तो तारा बोलती है कि स्वामी आपने इतना क्यों वो किया। तो वो बृहस्पति कहते हैं कि ये इसने ऐसा सा किया। तो उसने बोला ठीक है, लेकिन आप मतलब आपको शोभा नहीं देता है, मतलब इन द सेंस कि बृहस्पति का ऐसा शोभा नहीं देता है ऐसा घोर क्रूर कर्ज देने का। तो बृहस्पति ने फिर वो बोला कि ये कर्ज भी श्राप नहीं है, ये आशीर्वाद ही है, क्योंकि यही जो दासी है जो आगे चल करके जो बनेगी वो अंजनेय की माता बनेगी, मतलब हनुमान जी की माता के रूप में ये जानी जाएंगी। तो भी ये वो फुलफिल हुआ। फिर यहाँ पे एक कथा एड ऑन होती है चंद्र की तरफ से। चंद्र की तरफ से क्या है कि बृहस्पति वॉज मैरिड टू तारा एंड चंद्रदेव जो हैं वो एज अ स्टूडेंट इनके आश्रम आते हैं और इनके आश्रम में वो रहते हैं, खाते पीते हैं, पढ़ाई करते हैं। बट दे एंड तारा गेट अलॉन्ग एंड चंद्रदेव उनकी पत्नी को लेकर के इलोप कर जाते हैं, भाग जाते हैं। एंड इन दिस वे ह्यूज बैटल लिखना एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है कि लिखना बृहस्पति अपना सारा काम को रोक देते हैं एंड इंद्र को भी फिर लिखना ये हो जाता है कि चंद्र ने ऐसा क्यों किया। एंड होल डिफेमेशन और वो सारा प्रोसेस तुमको मतलब पहले पता है वो कहानी चीज़ें कैसे होती, चंद्रमा पे गुजरती है। एंड देन तारा कम्स बैक टू बृहस्पति। तो बृहस्पति के साथ ये वाला प्रोसेस भी। तो दो तीन चीज़ें पता चलती हैं यहाँ पे। एक तो पुष्य नेटिव के साथ में चाइल्ड बर्थ या चाइल्ड रिलेटेड इशू होना, यानी कि एक चाइल्ड ऐसा बॉर्न होना जिसको कुछ फिजिकल डिफॉर्मिटी हो, फर्स्ट थीम। सेकेंड थीम हैविंग रिलेशनशिप विद देयर मेड इज द सेकेंड थीम ऑफ पुष्य। क्यों? क्योंकि आप देखिए 7th हाउस में आपको केप्रिकॉन का साइन मिलता है, सैटर्न का साइन मिलता है। पुष्य आप और लगन बनाएंगे तो then there is a theme that continues from the Punarvasu side is elopement of पत्नी का छोड़ के चले जाना और फिर वापस आना। नॉलेज, एजुकेशन,
समाज के कार्य में, राजा के दरबार में चीज़ें करना, या कोई बहुत बड़े उच्च पदाधिकारी के साथ में चीज़ें करना, गुरु बनना, स्कूल एजुकेशन, शिक्षा का संभालना, ये सब पुष्य के उसमें आता है, पुष्य नक्षत्र के उसमें आता है। बृहस्पति के सारे गुण दोष धर्म इसमें आते हैं। इसीलिए पुष्य नक्षत्र में भी विवाह करना अच्छा नहीं माना गया है। पुष्य नक्षत्र मतलब बृहस्पति की पत्नी का किसी और के साथ में अफेयर होना और उससे संतान होना, यानी कि अडॉप्शन का इश्यू भी आता है, यानी कि बुध को क्योंकि बृहस्पति ने अडॉप्ट किया, तो दैट इज व्हाई यू सी कृतिका वाला एंगल इन 11th हाउस। सो वेरी प्रोमिनेंट थीम ऑफ कृतिका इन 11th हाउस इज दैट कि आप किसी न किसी को अडॉप्ट करते हो। फिर वही इंद्र के साथ में उनका सारा जीवन बीता, इंद्र के साथ में, और शुक्र के अपोजिट एंटी में उनका काफ़ी सारा वो रहा है। शुक्र की कथा में और बृहस्पति की चर्चाएं हैं, थोड़ी बहुत ही है, ज़्यादा नहीं है, बट है किस प्रकार से कच्छ ने मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करी थी, एंड ऑल दोस पार्ट इज देयर, एंड किस प्रकार से फिर कच्छ को श्राप भी मिला है, स्त्री का श्राप है। और इस भांति बृहस्पति का जीवन कैसा रहता है? बृहस्पति का जीवन बहुत सुकून भरा है, मतलब सुकून इन द सेंस कि एक तो क्रिएटिव काम करने का मौका मिलता है, कुछ न्यू स्टैब्लिश करने के लिए हमेशा बृहस्पति को बुलाया जाता है, सारे राय बात के लिए बृहस्पति का इस्तेमाल होता है, किंग्स के कोर्ट में उनका यूटिलाइजेशन है, सारी सुख सुविधाएं मिलती, एक्सेप्ट फॉर एक रिलेशनशिप का थोड़ा सा इशू ना हो। इशू क्या मतलब, वो भी है कि बृहस्पति ने उसको कैसे लिया है ना, कैसा उसका टेक केयर किया, उसको कैसे हैंडल किया उस सिचुएशन को, ये मानते हुए एक एंगल वो है। कृतिका वाले साइड में जब होंगे तो मून का प्रोमिनेंस वाला ज़्यादा हिस्सा है, और रोहिणी साइड में फिर इट्स ऑल अबाउट डूइंग थिंग, क्रिएटिंग न्यू स्टफ, क्रिएटिविटी वाला एस्पेक्ट, रोहन वाला एस्पेक्ट ज़्यादा हो जाता है।